मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। कलेक्टर के तबादले से लोग निराश, युवक ने सीएम हेल्पलाइन में की शिकायत। जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न, कुल 54 नामांकन हुए दाखिल। अब हर साल आर्थोपेडिक्स विभाग को मिलेंगे 3 जूनियर डॉक्टर। खबरें अब विस्तार से। कलेक्टर के तबादले से लोगों में निराशा, मिलने वाले लोगों की कार्यालय में लगी कतार। वहीं एक युवक ने कलेक्टर के तबादले को लेकर सीएम हेल्पलाइन में कर दी शिकायत। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी के जबलपुर स्थानांतरण की खबर के बाद उनके कार्यालय में उनसे मिलने वाले लोगों की लंबी कतार लग गई। अधिकारी, कर्मचारी, अभिभाषक, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, व्यापारी और पत्रकारों ने कलेक्टर से मुलाकात की। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी के द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी क्षेत्रों में प्रमुखता के साथ कार्य किया गया है। मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी का अहम योगदान रहा है। वहीं कोरोना काल के दौरान कलेक्टर का रात भर निरीक्षण करना, आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना, वे जनता की समस्याओं एवं परेशानियों का निराकरण जन सुनवाई एवं अन्य मौखिक चर्चा के दौरान तत्काल कर देते थे। यही कारण था कि काफ़ी कम समय में ही उन्हें जनता का विश्वास हासिल हो गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भू माफियाओं, अतिक्रमणकारियों एवं खाद्य घोटालेबाजों पर बड़ी कार्यवाही की। ऐसे लोकप्रिय कलेक्टर के स्थानांतरण की खबर से लोगों को काफ़ी दुख हुआ है। कलेक्टर रीवा की ईमानदारी से प्रभावित होकर युवक ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। बीते कल रीवा कलेक्टर इलैया राजाटी का स्थानांतरण जबलपुर के लिए हुआ था, तो युवक ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। बोला, ईमानदार छवि वाले कलेक्टर इलैया राजाटी के साथ काम करके हुई खुशी। अगले 3 वर्षों के लिए दोबारा की जाए कलेक्टर इलैया राजाटी की नियुक्ति। प्रस्तुत है ऋषि पांडे एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी से प्राप्त जानकारी के अंश। शिकायत की। मेरा नाम ऋषि पांडे है। मैं चिरौला कॉलोनी का निवासी हूँ, गोपाल नगर का, और मैं रीवा जिला अस्पताल विषय में वाहन पार्किंग का ठेकेदार। मैंने शिकायत नहीं की है सीएम हेल्पलाइन में। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अपील की है कि रीवा कलेक्टर जो वर्तमान में डॉक्टर इलैया राजाटी थे उनको यथावत रहने दिया जाए, क्योंकि रीवा की जनता के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। जिस प्रकार से कलेक्टर साहब लगभग 2 साल में रीवा को चमका दिए और रीवा की स्थिति कहीं और बेहतर हो सकती है और समय पर रहते हुए। कितने वर्ष के लिए आप चाह रहे हैं कि वो मैं चाहता हूं कि लगभग 3 वर्ष और रीवा में रहें, कि रीवा का विकास दिखने लगेगा, क्योंकि कई कलेक्टर आए पर डॉक्टर इलैया राजाटी जैसा कलेक्टर शायद ही रीवा को मिलेगा। क्योंकि 3 साल पहले का जिला अस्पताल और आज वर्तमान स्थिति में जिला अस्पताल में बहुत अंतर है। और किस तरह के उनके द्वारा कार्य किए गए जिससे आप प्रभावित हो गए? उनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए सभी बढ़िया कार्य थे। गरीबों की जनता, गरीबों के लिए 24 घंटे उनके दरवाजे खुले रहते थे। अब उनका मोबाइल नंबर हर एक आम नागरिक के पास है। सबका कॉल रिसीव करते थे, सबके मैसेज का रिप्लाई करते थे। उनके जैसा कलेक्टर शायद ही अब रीवा को मिले। मैं आपके माध्यम से और सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन के माध्यम से अपील करता हूँ शिवराज सिंह चौहान से कि रीवा कलेक्टर को वर्तमान स्थिति जिस प्रकार है इसी प्रकार यथावत 3 साल के लिए और रहने दिया जाए। हम लोग टोटल अराउंड आई थिंक 19 मंथ्स रहे हैं। वो भी सिग्निफिकेंट पीरियड ही होता है एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। रीवा का मेरे हिसाब से मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। सभी लोगों का सपोर्ट मिला, स्पेशली पब्लिक का है ना सपोर्ट है ना काफ़ी अच्छा मिला। सामाजिक संगठन ने हम लोगों के साथ किए हैं। मोस्टली हम लोग क्राइसिस पीरियड पे ही रहे हैं। कोविड का है ना फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, अभी ना थर्ड वेव चल रही है। मोस्टली तीनों वेव्स को हम लोग ने फेस किए हैं। और मेरे हिसाब से ये पैंडमिक था, दुनिया भर का था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसका है ना फेस किया है। वेदर इट इज़ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लोगों के ना मदद का हो, सारी जनप्रतिनिधि से लेके सामाजिक संगठन से लेके सभी लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हुए हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी है ना, हमारी डॉक्टर से लेकर पूरा टीम ने तत्परता से साथ है ना काम किए गए। सो काम करते हुए तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। और हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की एक बेसिक ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करने में ना काफ़ी काम किए हैं। और काफ़ी काम अभी ऑलरेडी ऑन गोइंग है। जैसे DH वगैरह अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ही है ना
आई थिंक पूरे मध्य प्रदेश में एक वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में स्थापित भी होगा। सर, अभी तक जितना भी देखा गया है, अभी तक आप एक हट के एक दूसरे मतलब अलग तरीके से काम करने की आपकी शैली भी रही है और स्वास्थ्य शिक्षा हर क्षेत्र में आपने काम किया है। आज ये देखा जाता है कि शहर में कोई कचरा फेंकता है तो कहते हैं कि रुक जाओ, कलेक्टर ना आ जाए ऐसा कुछ आप करके जा रहे हैं, तो क्या संदेश देंगे लोगों को? नहीं, डेफिनेटली रीवा जनरली लोग पहले समझते हैं कि चैलेंजिंग प्लेस है, बट यहाँ जब आने के बाद देखा रीवा भी लोग भी ना काफ़ी अच्छे हैं, इधर लोग है ना समझदार भी हैं। एंड स्वच्छ भारत मिशन हमेशा ना हमारी ना प्रायोरिटी रहा है, उसके लिए हम लोग लगातार काम किए हैं। बट चैलेंज है, मतलब विकास से ना कोई भी एटीट्यूडिनल चेंजेस लाना, उनकी व्यवहार परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली भी है ना बहुत ही चैलेंजिंग है ना टास्क है। बट हम लोग, मुझे लग रहा है हम लोग ने काफ़ी बार खुद है ना उदाहरण भी पेश किए कि हम लोग है ना स्वयं है ना हम लोग फील्ड में गए, हमारी नगर निगम की टीम भी और अभी इस बार नगर पंचायत का टीम भी है ना काम कर रही है और सभी व्यापारी संगठन को भी हम लोग ने साथ में लिए हैं। आई थिंक आज है ना यही सुन करके मुझे अच्छा लगता है कि जैसा आपने कहा है कि लोग है ना इसको महसूस कर रहा है, वही है ना अच्छी बात है कि है ना पब्लिक इसको है ना महसूस कर रही है कि इस काम को है ना करना है। और आई होप है ना रीवा डेफिनेटली ना भविष्य में ना एक बहुत अच्छा है ना सिटी के रूप में ना निकल के आएगा। सर, ये भूमि माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। आज देखा जा रहा है कि लोग ज़मीन का काम करने से भी डर रहे हैं क्योंकि आपके द्वारा जो उसके रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करने की बात कही जा रही है। तो आप मतलब आने वाले IAS से क्या वो करेंगे अपेक्षा? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार है ना माफिया का अभियान चलाएं। ना सिर्फ है ना भूमाफिया, हम लोग माइनिंग सभी जगह कहीं भी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली हमको मिला है तो हम लोगों ने कार्रवाई ना डेफिनेटली किए हैं। और सबको पता है कि इसमें गरीब लोग है ना अफेक्ट होते हैं, जनरली इलीगल कॉलोनीज़ बन जाते हैं, फिर लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद नगर निगम के बिना परमिशन का हो जाता है। बट इसके अलावा कुछ ऐसे माफिया तत्व भी होता है कि ज़मीन को है ना विवादित करते हुए ना उनको है ना गरीब लोगों को परेशान होते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे काम चिन्हित करके भी हम लोगों ने अच्छे कार्रवाई किए हैं। अडल्ट्रेशन मिलावट के खिलाफ भी है ना काफ़ी है ना कार्रवाई की है हम लोग। एंड माइनिंग में भी है ना हमने कार्रवाई किए हैं। मेरे हिसाब से आने वाला एडमिनिस्ट्रेशन भी है ना सेम कार्रवाई करेगा। अभी हम लोग ने पहले से और केसेस को हम लोग चिन्हित करके रखे हैं कि वो सारे नगर निगम लगातार इस सप्ताह में भी है ना कार्रवाई करेंगे। सर, और क्या और कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है, इसमें आगे रुके ना काम, अगर रुक जाए तो और पीछे भी आ सकते हैं? जैसे मेडिकल के भी, अपने मेडिकल कॉलेज को भी लेकर के एक नई गाइडलाइन भी की है आपने जाकर के, और डॉक्टर कॉलोनी में भी काफ़ी काम किया वहाँ पे भी। तो और क्या अभी ऐसे पॉइंट्स बचे जहाँ पे भी और वर्क करने की जरूरत? नहीं, मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली वन ऑफ द चीज़ ये है कि आयुष्मान भारत के ना में ना मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी खुद एम्पैनल्ड है। उसमें बहुत सारे है ना सर्विस हैं, मतलब है ना आपका सर्जरीज करना है या बहुत सारे अदर ट्रीटमेंट्स हैं, उसका आयुष्मान के क्लेम कर सकते हैं। उसके माध्यम से हॉस्पिटल खुद इनकम जनरेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और बहुत अच्छा कर रही है ऑलरेडी ना पूरी मध्य प्रदेश में। आई थिंक 2nd पोजीशन में है मेडिकल कॉलेज। उसकी कितना भी पैसा रहे वापस वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ला सकते हैं। काफ़ी कुछ है ना, मतलब है ना कमिश्नर सर का भी मार्गदर्शन में हमने सैंक्शन कर दिया बहुत सारे ना डिपार्टमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए, उनका इक्विपमेंट्स और उनकी ऑपरेशन थिएटर्स को, उसको है ना काम को है ना डेफिनेटली उनको पूरा कंप्लीट करना होगा। और पैसा का कमी है ही नहीं, और पैसा है उनके पास। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर और है ना एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में ना उनको प्रपोजल रख के हमारी मेडिकल कॉलेज तो वन ऑफ द बेस्ट है ना मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली ना बन सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र में डेफिनेटली हमको है ना बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बिकॉज कोविड के कारण मोस्टली स्कूल्स बंद रहे या ओपन भी हुआ, मतलब है ना 50% क्षमता के साथ है ना स्टूडेंट्स आए हैं लास्ट 2 साल में। डेफिनेटली हाँ, कहीं ना कहीं ना बहुत ज़्यादा कोई क्षेत्र ना प्रभावित रहा है तो वो एजुकेशन भी है, तो उसमें डेफिनेटली आने वाला समय पे ना बहुत कुछ का। अब हर साल आर्थोपेडिक्स विभाग को मिलेंगे 3 जूनियर डॉक्टर। बीते वर्ष हुआ था निरीक्षण। श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में आर्थोपेडिक्स विभाग में PG की सीटें बढ़ाई गई हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने दी हैं 2 नई सीटें। इस कॉलेज को अभी तक सिर्फ एक ही PG की सीट थी जो बढ़कर अब 3 हो गई है। आपको बता दें कि अब इस तरह से देखा जाए तो SS मेडिकल कॉलेज रीवा में 3 जूनियर डॉक्टर मरीजों के लिए आर्थोपेडिक्स विभाग को उपलब्ध होंगे। जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में इस विभाग में PG की सीटें बंद हो गई थी। 3 साल के इंतजार के बाद वर्ष 2013 में एक PG की सीट मिली थी। इस सीट की वृद्धि के लिए 8 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज की ओर से सीट बढ़ाने के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर बीते साल अगस्त माह से ASP की टीम यहां निरीक्षण करने आई थी, जिसमें
रिपोर्ट के आधार पर नए सत्र से 2 सीटें बढ़ाने की स्वीकृति मिली थी। कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, अस्थि रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीके लखटकिया सहित अस्थि रोग विभाग के स्टाफ ने इस पर खुशी जताई है। प्रस्तुत है इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी हम लोगों ने सबसे प्रथम जो है गायनी विभाग का इंस्पेक्शन कराया था, तो वर्तमान में गायनी में 4 पीजी आते हैंगे और इस वर्ष से 5 की बढ़ोतरी हुई है, तो 9 आएंगे क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक गायनी में वर्कलोड बहुत ही अधिक था। तो अब ये डेफिनेटली जब एक समय 9 पीजी आएंगे तो हम और अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ आर्थोपेडिक था, तो उसमें वर्तमान में 1 ही पीजी आता था, तो अब जो है 2 की और बढ़ोतरी हुई है, तो 3 आएंगे। तो क्या मानते हैं कितने और डॉक्टर की भी ऐसी ज़रूरत है? और अभी जैसे सीट अगर बढ़ती है तो संजय गांधी अस्पताल में भी सहूलियत होगी कहीं ना कहीं। मानसिक रोग में भी 1 सीट हमारे बढ़ी है, अभी वर्तमान में 4 आते हैं। तो पीजी हम लोगों के बैकबोन होते हैंगे, शुरुआत में वो मैनेज करते हैंगे, तो हम लोगों की तो हमेशा यही अपेक्षा रहती है कि अधिक से अधिक पीजी हमारे यहाँ एडमिशन ले, और जिससे हम लोग अधिक से अधिक और अपने कार्यों को एक्सपांशन कर सके और अच्छे से कार्य कर सके। अस्पताल में अभी ये चिकित्सकों को लेकर हमेशा इशू रहा है कि स्टाफ कम है, तो इसके लिए आपने शुरुआत की है, तभी कितनी ज़रूरत पड़ सकती है इसके आगे भी बढ़ाने के लिए? ऑर्थोपेडिक में हम लोग पूरी और कोशिश करेंगे कि इसकी संख्या जो 3 आ रहे हैं तो उसको और डबल करके 6 की तरफ लेकर आएँ। मेडिसिन और सर्जरी में भी कार्य अधिक है, तो अभी वर्तमान में मेडिसिन में 11 पीजी आते हैं। हम लोगों ने 19 पीजी के लिए अप्लाई किया है और हमारे पास अभी सफिशिएंट स्टाफ भी है, तो हो सकता है कि जब हमारी जो 11 सीटें हैं इसको अगर वो रिकॉग्नाइज़ करें तो 19 पीजी प्रथम वर्ष के जो बच्चे हैं वो मेडिसिन में भी आ सकेंगे। सर्जरी विभाग में भी हम लोगों ने अप्लाई किया हैगा, तो वहाँ भी वर्तमान में जैसे 13 स्टूडेंट आते हैं प्रति वर्ष, तो ये बढ़ के 20 तक के पहुँच सकते हैं वहाँ पर। तो इससे काफ़ी सर्जरी और मेडिसिन में जो आए दिन दिक्कत होती है उसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। और यही हमारे पीजी जो है, जो अभी वर्तमान में बहुत कम है, यही सुपर स्पेशलिटी में रोटेशन के बेस पे कार्य करते हैं, तो हम लोग सुपर स्पेशलिटी को भी और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए 6, उपाध्यक्ष पद के लिए 10 लोगों की दावेदारी। आपको बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ के होने वाले चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कुल 54 नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 6, उपाध्यक्ष पद के लिए 10, सचिव पद के लिए 8, सह सचिव के लिए 6, कोषाध्यक्ष के लिए 5 एवं ग्रंथपाल पद हेतु 4 तथा कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 15 नामांकन पत्र जमा किए गए। आपको बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर अंतिम दिन रही गहमागहमी, कुल 54 नामांकन हुए दाखिल। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी शारदा प्रसाद मिश्र ने बताया कि सभी नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को दोपहर 12 बजे से प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी स्वतः या उसके प्रस्तावक समर्थक उपस्थित रहेंगे। 3 फरवरी को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक नामांकन वापसी होगी। 4 फरवरी को अभ्यर्थियों के नामों का प्रकाशन किया जाएगा। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लिए जैनेन्द्र मिश्रा, राजेंद्र कुमार मिश्रा, श्रीकांत तिवारी, ब्रजेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद पांडे, विजय मिश्रा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। उपाध्यक्ष पद हेतु रावेंद्र बहादुर सिंह, संजय कुमार शुक्ला, रफीक मनिहार, नूरुल हसन खान, दिलीप तिवारी, गुरुप्रसाद तिवारी, तरुणेन्द्र सिंह, कमलेश्वर प्रसाद तिवारी, गोपाल जी त्रिपाठी, अशोक शुक्ला, इनके नामांकन दाखिल हुए हैं। सचिव पद के लिए वहीं सुलभ पांडे, शैलेंद्र शेखर अग्निहोत्री, राजकुमार त्रिपाठी, प्रमोद कुमार पांडे, हेमलता पांडे, देवी शंकर ओझा, राजन द्विवेदी और रघुवंश सिंह ने नामांकन भरा। इसी प्रकार सह सचिव पद के लिए धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, शिव कुमार पांडे, देवेश कुमार वर्मा, अनिल तिवारी, अशोक कुमार द्विवेदी, संजीव कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार मिश्रा, संतोष कुमार द्विवेदी, यामीन खान, अरुण कुमार मिश्रा, दिनेश सेन ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। ग्रंथपाल पद के लिए अरुण सिंह, राजकिशोर चतुर्वेदी, राममणि मिश्रा, अनिल कुमार पांडे। कार्यकारिणी सदस्य के लिए मानसी तिवारी, ललन सिंह सेंगर, अमित शुक्ला, अरुण पटेल, मनोज सिंह सेंगर, अमित द्विवेदी, विनय सिंह, श्रवण कुमार पांडे, महेंद्र कुमार पटेल, शिवेंद्र मिश्रा, कंचन अवधिया, मुनेन्द्र द्विवेदी, अंकिता पांडे और सतीश कुशवाहा तथा दिव्या त्रिपाठी भी ने अपने नामांकन दाखिल किए। ब्लॉकों में स्वच्छता अभियान में बड़ा घोटाला।
2 लाख के ई रिक्शा को 5 लाख में की गई है खरीदी। आपको बता दें कि अधिवक्ता बी.के. माला द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि रीवा जिला पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के द्वारा ई रिक्शा की खरीदी में किए गए व्यापक भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि रीवा जिले के अंतर्गत कई जनपद पंचायतों के माध्यम से जैम पोर्टल के तहत ई रिक्शा की खरीदी की गई है, जिसमें 12 ग्राम पंचायतों में ई रिक्शा स्वच्छता गाड़ी का भुगतान मध्य प्रदेश के बाहर के वेंडर को भुगतान किया गया है। जिला पंचायत के पत्र में उल्लेखित 15वें वित्त से ई रिक्शा खरीदी किए जाने हेतु तो अनुमति का उल्लेख किया गया है, किंतु शासन की गाइडलाइन के अनुसार 15वें वित्त से किसी भी प्रकार के वाहन की खरीदी की अनुमति नहीं है, इसलिए 15वें वित्त से किए गए भुगतान नियमानुसार नहीं है। अधिवक्ता बी.के. माला ने आरोप लगाया कि संपूर्ण राशि वसूली योग्य है। जिस ई रिक्शा एवं उसके संपूर्ण किट का भुगतान 5 लाख रुपए किया गया है। इस भुगतान से पूर्व क्रय नियमों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत एक कोटेशन जारी करती तो इसकी बाजार कीमत 2 लाख रुपए से अधिक की नहीं थी। प्रस्तुत है इस संबंध में अधिवक्ता बी.के. माला से प्राप्त जानकारी के अंश। हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रीवा जिले में व्यापक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिसमें रीवा जिले में स्वच्छता के नाम पर ई रिक्शा खरीदी के नाम पर 15वें वित्त के तहत 15वें वित्त से ई रिक्शा खरीदी की गई है, जिसमें रीवा जिला अंतर्गत कई जनपद ऐसे हैं जिसमें पहला जनपद रीवा है, दूसरा जनपद रायपुर करचुलियान है। रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत में रीवा विधायक माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री नागेंद्र सिंह जी व जिला पंचायत के उपाध्यक्ष व अन्य अतिथिगणों के द्वारा ई रिक्शा के कार्यक्रम के तहत वहां जो आयोजन हुआ था, सम्मानित विधायकों को भी बुलाया गया था और ई रिक्शा के माध्यम से चाबी सौंपी गई थी। आज ये ई रिक्शा का महा घोटाला, महाव्यापक भ्रष्टाचार ई रिक्शा में किया गया है, जिसमें रीवा जनपद में 15वें वित्त के तहत ई रिक्शा का वितरण हो चुका है और उसका भुगतान हो चुका है। ये ई रिक्शा क्या है, इसमें लगभग 3.5 लाख का एक ई रिक्शा महाराष्ट्र व नागपुर से खरीदी की गई है, जो खरीदारी ग्राम पंचायत एजेंसी के द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायत की एजेंसी उस ई रिक्शा को एक जनपद ने खरीद करके भुगतान कर दिया गया है और दूसरा रायपुर करचुलियान के ई रिक्शा खरीदी में गाड़ी आने के बाद वापस हो गई। जब गाड़ी खरीदी जाती है तो उसका कोटेशन लिया जाता होगा, गाड़ी के लिए वह टेंडर किए जाते होंगे, या गाड़ी खरीदने के लिए एक समिति होती है, गाड़ी कोटेशन मंगाती है, गाड़ी खरीदती है, पर गाड़ी खरीदने के बाद वहीं रायपुर जनपद में वो गाड़ी 6 महीने बाद माननीय विधायकों के द्वारा चाबी देने के बाद वितरित गाड़ी होने के बाद वापस हो जाती है। यह एक गंभीर विषय था। इस संदर्भ में मैंने कई अभिलेख जिला पंचायत से, जनपद पंचायत से प्राप्त किए, जिसमें जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जो पत्र जारी किए गए हैं, लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जो पत्र जारी किए गए हैं, उन पत्रों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 12 ग्राम पंचायतों में ई रिक्शा खरीदी की गई। जैम पोर्टल के तहत 35 लाख का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है एक ग्राम पंचायत के लिए, जिसमें ई रिक्शा, शूज, साथ में उसमें केमिकल, बहुत सारी चीज़ें किट के रूप में 35 लाख के प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, जो क्रमशः ग्राम पंचायतों को वितरित किए गए हैं। ग्राम पंचायत खरीदारी के नहीं है, ग्राम पंचायत खरीदने भी नहीं गई, ग्राम पंचायत कोटेशन नहीं मंगाई। आखिर ये कौन व्यक्ति है जो महाराष्ट्र की एजेंसी है, ये लगातार 5,000 की डस्टबिन है और 60,000 में डस्टबिन का वितरण लगभग ग्राम पंचायतों में किया गया है, जिसमें ये स्वतः जिला पंचायत ने ये लिख के भेजा है। कार्यालय जनपद पंचायत रीवा का भी पत्र हमारे पास है, इसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पोर्टल में ऑनलाइन ई रिक्शा खरीदी की गई है तथा किस मत से राशि हमने पूछा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जियो टैग के अनुसार जनपद पंचायत रीवा अंतर्गत 12 ग्राम पंचायतों में ई रिक्शा की खरीदी की गई है। ई रिक्शा की खरीदी की गई, ई रिक्शा के साथ साथ उसमें 60,000 रुपये का डस्टबिन है। जो 5,000 का डस्टबिन आता है, वो 60,000 का डस्टबिन खरीदारी की गई है।
इसी प्रकार ई रिक्शा की खरीदी की गई है। तो ई रिक्शा का भुगतान भी हो गया। ई रिक्शा में जब अधिसूचना लगी थी तब रीवा जनपद के अंतर्गत ई रिक्शा के भुगतान कर दिए गए। वहीं रायपुर करचुलियान में ई रिक्शा का वितरण होने के बाद वही ई रिक्शा वापस हो गए हैं। यह गंभीर जांच का विषय है। ग्राम पंचायतों ने लिख के भी दिया है, रायपुर करचुलियान की ग्राम पंचायतों में लिख के दिया है कि हम ये ई रिक्शा वापस करते। एक जनपद भुगतान करता है, एक जनपद वापस करता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।